कर रहे हैं आपके साथ ही बैठे हुए, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ी खबर है, बिहार के लिए कानून मंत्री अगला कौन होगा, इस पर चर्चा जारी है। यह भी कहा जा रहा है कि जो 12 नाम है कैबिनेट वाले, उनमें से कोई एक हो सकता है भूपेंद्र यादव हो जाए, क्योंकि उनकी भूमिका विभिन्न चुनावों में अलग अलग रही और खासकर जो लीगल मामले हैं उन्हें टैकल करने में भूपेंद्र यादव का कोई सानी नहीं है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, तो हो सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर यही है कि रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है और जो एक टीम कहा जा रहा है कि एक मेगा विस्तार किया गया, ड्रीम टीम है, प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफा। तो देखिए ये अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि 11 नामों की बात हमने की थी, अब उसमें कई और नाम जुड़ते जा रहे हैं। इस वक्त बड़े नामों की वो सारी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दिया, इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल, संतोष गंगवार, देबोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे, थावरचंद गहलोत, प्रताप सारंगी, रतनलाल काटरिया, राव साहेब दानवे पाटिल और अब रविशंकर प्रसाद का भी नाम, क्योंकि ये जो फेहरिस्त है वो लंबी है, लेकिन इसमें सारे जो नाम अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीतिक पारी को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, कान कर अपनी जो उन बातों को उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है, साबित किया है, लेकिन इनका इस्तीफा लिया गया। लेकिन हमें लगता है क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं, हम अपने राजनीतिक विश्लेषकों के साथ पहुंचेंगे। कुछ तस्वीरें हम आपको चला रहे हैं आपके सामने, जब प्रधानमंत्री ने चाय पर बुलाया था और सभी को, ये पूरे 43 लोगों को बिठाकर उन्होंने बताया कि हम क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या कर सकते हैं। हालांकि ये चाय पार्टी पार्टी जरूर थी, लेकिन इसके पीछे प्रधानमंत्री एक छोटी सी मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बातें इन नए चेहरों के सामने रखी, लेकिन टोटल यानी कि कुल सभी नए चेहरे नहीं थे, इसमें कईयों को प्रमोशन भी मिला है। तो उनके नाम, उनकी नामों की लिस्ट भी हम आपको बताएंगे, वो पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन जिन जिन बड़े नामों का इस्तीफा हुआ उसमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, तो कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। कैबिनेट विस्तार से पहले मंत्रियों का इस्तीफा। प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफा। एक बार फिर हम अपने पैनल के पास लौटते हैं। बातचीत हो रही थी अभिषेक झा और कुंतल कृष्णा के बीच। शक्ति सिंह यादव जी, क्या लगता, काफी देर से आप खामोश हैं, यह भी हो सकता कि हमने आपसे सवाल नहीं पूछा इसलिए भी क्योंकि अभी तक आप सवाल और जवाब दोनों का उत्तर दे देते थे। हमें जरा यह बताइए, इस कैबिनेट का जो विस्तार है, कहा जा रहा है कि मेगा विस्तार किया जा रहा है, इसमें पहला सवाल इस बात को लेकर कि क्या है मजबूरी, 2019 में जेडीयू का जो स्टैंड था, जो रुख था, उसमें एक बदलाव सा दिख रहा है। आरजेडी किस तौर पर इसे देख रही है, क्योंकि बिहार में आपका आकार बड़ा है। देखिए, जहां सरोकार न हो वहां मेगा विस्तार का कोई औचित्य ही नहीं है। जन सरकार जहां बिल्कुल दूर दूर तक न दिखे, वो मेगा विस्तार का कोई औचित्य नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, सबसे बड़ी बात ऐसा है विवेक जी, एक बात समझनी पड़ेगी, पूरे कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री जी को है, तो प्रधानमंत्री जी को सफल होना चाहिए था ना। इन मंत्रियों का जो सफल किया है जिन लोगों का, उनसे ज्यादा उम्रदार खुद ही प्रधानमंत्री जी है। खैर, इन विषयों पर हमारा कोई अपना ये नहीं, उनका आंतरिक मामला है। पर जदयू के सवाल पर मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि नीतीश कुमार जी जाति से ऊपर नहीं उठ पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं के वर्ग का, उन्हीं के जिले का, उन्हीं के जाति का, अपने मुख्यमंत्री उसी जाति का, उसी जिले का, उसी वर्ग का। सवाल उठता है कि विधान परिषद में नेता उनके उसी जाति का, विधानसभा के अंदर में सारे महत्वपूर्ण पदों पे बैठने वाले लोग उन्हीं के वर्गों का। सवाल उठता है कि जाति से नीचे नहीं गए। जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे उनका इलाज उन्होंने कर दिया आयुर्वेदिक तरीके से, उनको मिल गया बाबा जी का। आप समझ सकते हैं क्या मिला उनको। अब उन सवालों से भी अब थोड़ा इतर हट करके आप कहेंगे तो आपने जो मेगा विस्तार, समानुपाती, 2019 में नीतीश कुमार जी ने कहा था समानुपाती प्रतिनिधित्व, ये शब्द मुझे याद है जब चीफ मिनिस्टर सेड इन दिल्ली, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था जी कि स्पष्ट तौर पे कहा था कि समानुपाती प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसलिए मंत्रिमंडल में जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। सवाल उठता आज कौन सा, जब आप आरसीपी जी दिल्ली जा रहे थे और आप बाढ़ का
जा रहे थे सर्वे करने के लिए, 2.5 घंटे तक एक अन्य मार्ग में आप जो है आरसीपी सिन्हा से लगातार बात करने के बाद आरसीपी दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो कौन सा मंत्र लेकर के गए थे? और आपने ललन सिंह जी को क्या कह दिया? ललन सिंह जी को कह दिया कि 22 में आरसीपी खत्म होंगे राज्यसभा, हम उनको मंत्रिमंडल से ही बाहर करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले उनको पहले बाहर करने दीजिए, हमको समय दीजिए। आप इनको भी ठंडा पानी डाल करके इनको भी आपने शांत करने की कोशिश की। मेरा साफ मत है कि जब बिहार के इतने मंत्रियों ने मिलकर के बिहार का सर्वांगीण विकास की गाथाएं नहीं लिख सकी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके, इनको बिहार का विशेष पैकेज नहीं मिल सका, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका, तो फिर सवाल उठता है कि इन मंत्रियों की सूची में आप जितना जोड़ना चाहते जोड़ दे। एक पुरोहित बाबा थे, पूजा पाठ कराते थे, उनका भी आपने रिसफल कर दिया। खैर उससे हमको कोई वास्ता नहीं, वो बीजेपी का अपना इंटरनल मैटर है, वो क्या लेते हैं निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन इतनी बात सत्य है, अगर उम्र का हवाला कम से कम स्क्रीन पर नहीं होनी चाहिए। अगर उम्र का हवाला है तो प्रधानमंत्री जी सही मंत्रियों से उम्रदराज हैं, चाहे रविशंकर जी हों या फिर जिनके प्रकाश जावड़ेकर हों, ये सभी लोग हैं। अब जिन लोगों को ले विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का, नो डाउट उनको चलानी है सरकार। कौन मंत्रिमंडल में आएंगे कौन नहीं आएंगे उनको तय करनी है। शक्ति सिंह यादव जी आप बराबर दाहिनी तरफ देख रहे हैं, जवाब किनसे चाहते हैं? आपका जवाब क्या अभिषेक झा देंगे या फिर आपका जवाब अशफाक शमसी जी देंगे? लेट मी कंप्लीट। हाँ ठीक है, कंप्लीट कीजिए। लेट मी कंप्लीट विवेकानंद जी। ठीक है, सवाल उठता है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार से क्या हमारा ये सेंचुरी जो लग गया पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या वापस हो जाएगी? ये सवाल होगा। गैस जो चूल्हा पर भार पड़ा गया, 1000 रुपए चला गया गैस का कीमत, क्या वो वापस हो जाएंगे? 200 रुपए पार जो कड़वा तेल चले गए वापस हो गए? नोटबंदी किनका फेलुअर है? आज जो आरबीआई ने कहा कि 30% से अधिक 500 रुपए के नोट नकली आ गए, हु आर रिस्पॉन्सिबल? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो फुल रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी उनकी है। आपने चीजें लिए थे निर्णय। सवाल उठता है कि आपके सभी निर्णय देश के लिए घातक साबित हो रहा है। आज जब इंटरनेशनल दबाव बन रहा है, हो सकता है यही बदलाव का कारण हो, क्योंकि जितने मंत्रियों की इस्तीफे की बात सामने आई वो तो काफी शीर्ष मंत्री हैं, काफी बड़े आकार में हैं, उन्होंने बेहतर काम भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है इससे बदलाव की जरूरत है, तो उन्होंने 43 नामों की लिस्ट पर मुहर लगा दी। विवेक जी आप हाँ ठीक है, जवाब भी लेंगे आप नहीं ठीक है, ये जवाब भी लेंगे। हमें जरा अफजल शमसी जी, जितने आरोप एक साथ पूरे टोकरी में कर आपके तरफ दिए गए हैं, क्या जवाब है इसका? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो विपक्ष के लोग हैं इनको फोबिया है, भारतीय जनता पार्टी का फोबिया है। चाहे कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो इनको एक फोबिया से ग्रसित होकर ये उसका विरोध करते हैं। अब आज मंत्री परिषद का विस्तार हो रहा है तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब यही इसको तो मैं इसी तरह बोलूँगा। अब मंत्री विस्तार में क्या हो रहा है, ये इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। मंत्री विस्तार जो होता है वो प्रधानमंत्री जी का प्रियोगेटिव होता है, और प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश ही नहीं दुनिया के अंदर उनका एक्सेप्टेशन हुआ है। लेकिन अगर हमको ये कहना है विरोध के लिए विरोध कि भाई हमको विरोध करना है भारतीय जनता पार्टी का, हमको विरोध करना है प्रधानमंत्री जी का, तो आप कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं उसका जनादेश जनता ने दिया है और देश की जनता ने दिया है, और देश की जनता ने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दी सरकार बनाने के लिए। हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस चीज की शुरुआत की थी आज हम उस पर भी चलते हैं। तो ये परेशानी है नहीं, ठीक है, तो ये समीकरण कैसे रचा गया? इसमें क्या चुनावी राज्यों पर विशेष नजर रखी गई? इसमें जातीय समीकरणों की कोई बू नहीं है? तो ये जो लिस्ट है उसके बारे में बताएंगे आप कि किस तरीके से ये चुन चुन कर चेहरे लाए गए? हाँ बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन तो हर साल कहीं ना कहीं हो रहे हैं। अब प्रचंड बहुमत से यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीती, उस वक्त तो कोई इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन हर साल कहीं ना कहीं 2-4 स्टेट्स में होते रहते हैं। अब आप इसका स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, इलेक्शन को ध्यान में दिया गया। अरे भारतीय जनता पार्टी का वेव चल रहा है, जनता का जनादेश है। हाँ, जनता चाह रही है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए इलेक्शन होते रहेंगे
और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करके शक्ति सिंह आगे यादव बढ़ती जी। रहेगी। जहां तक मैंने कहा कि ठीक है, शक्ति सिंह यादव जी कुछ कहना चाहते हैं। अब बोलने दीजिए मुझे। ठीक है, ला रहे दोनों को, हाँ आप दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं। और उच्चंठ में अंतर नहीं, चर्चा वाद विवाद तो ऐसे ही होता है ना, दोनों को स्क्रीन पर ला रहा है। उच्चंठ शब्द नहीं, इस सवाल आपको को समझनी पड़ेगी। इसमें दो बातों उच्चंठ में बहुमत हमने का एक बात कहा एक है, स्वरूप दूसरी है। बात को बोलने दीजिए और हमको। प्रचंड और हमने उच्चंठ तो में एक अंतर बात है। को आपने ये बात सुना, समझनी पड़ेगी। दूसरी बात को सुनिए। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि क्या और जहां इसमें तक सवाल समीकरणों इन्होंने को कहा, समीकरणों जो को सवाल देखा हमने गया जन है, सरकार तो से जो ये सवाल पर कहा, ये बात समीकरणों सत्य है कि सवाल प्रधानमंत्री है, का उस प्रोगेटिव है। समीकरणों पर जो सवाल में हमने हम इनके जो ऊपर है, किया, हम सवाल जो सभी देश जाति पूछ के रहा है, लोगों को सवाल जो लेकर आवाम चलते पूछ रही है, हैं। गरीब पूछ सभी रहा है, जाति- अरे महंगाई भाई, पूछ बोलने रही से है, नहीं होगा। ये सवाल नहीं सवाल होगा, आज ये आम बोलने जन से के नहीं सामने होगा। विवेक जी, हमने जो हर काम व्यक्ति किया है, का ईमान सबका है, साथ, अधिनायक सबका बात होते विकास, जा रहे हैं, सबका साथ, लोकतंत्र सबका कमजोर है, विकास, और इसकी यही नींव विकास ही का है। है कारण हर कि व्यक्ति आज डरा हुआ है हर देश के जगह अंदर आगे में। बढ़ते हर चले जा रहे संस्था हैं। ने कई अस्सर शमसी जी, इन्होंने हम जीतते चले ये जा सवाल रहे तो हैं। है। आप परेशान होते रहिए, ये आप परेशान होते उच्चंठ रहिए, बहुमत आप का परेशान होते ये जो रहिए, है आप प्रतिफल है। नकारिए, ये जो एक्शन है ना आप देश बहुमत के को अंदर में, नकारिए, उच्चंठ आप बहुमत का है, बिल्कुल प्रचंड नकारिए। का नहीं। सवाल ये उच्चंठ पैदा होता बहुमत है के कि कारण जनता देश ही का मालिक है लोकतंत्र और कमजोर जनता होता जा रहा उनको है। मानती हर है, संस्था में जनता ही मान कहीं रही है, कहीं उसी का डरा परिणाम हुआ है। आप चाहे और जैसे अधिनायक इसको बोल लें, बात लेकिन चल ये के बात बोल रहा तय है। है गरीबी कि पर भारतीय नियंत्रण नहीं, जनता पार्टी महंगाई की पर सबसे नियंत्रण लेकिन चलिए एक बार फिर से देश नहीं, दुनिया जरा के लौट अंदर है। और ठीक है, देश ठीक है, के जरा हम अंदर लौटते हैं। उसकी केशव सिंह जी हमारे साथ नेता एलजेपी से जुड़े हुए हैं। केशव सिंह जी, जरा ये बताइए, असली नकली की बात चल रही थी कुछ देर पहले, डॉक्टर संजय कुमार और ध्रुव कुमार जी पर से हम चर्चा कर रहे थे। ये दोनों ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए इनसे समझना काफी, विश्लेषण को समझना काफी जरूरी होता है, इसलिए हम इस चर्चा को उन तक लाते हैं, या शुरुआत हो या फिर अंत हो। हम जरा ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो आज पशुपति कुमार पारस उस टी पार्टी में मौजूद थे, वो कौन सी वाली एलजेपी से थे, जो प्रधानमंत्री के करीब वाली है। प्रधानमंत्री किसे असली मान रहे हैं, किसे नकली मान रहे हैं, तो पारस जी तो वहां पहुंच गए। चिराग बाबू कहां हैं? एक बार प्रश्न को और दोहराया, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आवाज तो साफ आ रही होगी, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी, आप बोला जाए। हाँ, देखिए आवाज पहुंच गई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की टी पार्टी में जो मौजूद थे पशुपति पारस, तो क्या यह माना जाए कि पशुपति पारस पर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, इसलिए भी क्योंकि वही मानते हैं कि एलजेपी जो पारस के साथ है वही असली वाली है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी 2014 से एनडीए गठबंधन का अंग रहा है और इसको ईमानदारी पूर्वक हमारे पूजनीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन धर्म को पालन कर रहे थे, लेकर के चल रहे थे। लेकिन जब रामविलास पासवान जी बीमार थे, उस समय चिराग पासवान जी ने कुछ षड्यंत्रकारी ताकतों से मिलकर के एनडीए को कमजोर करने का और एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया। चिराग पासवान का ही गलत नीति का देन था कि लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में एनडीए का पार्ट बता रहे थे और बिहार में उन्होंने कह रहे थे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, जदयू से गठबंधन नहीं है। और उन्होंने कई तरह का षड्यंत्र रच करके बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को कमजोर किए। लेकिन एनडीए लोजपा के हमें ये तो बताइए कि आखिर प्रधानमंत्री के भरोसे वाली एलजेपी कौन है? देखिए, असली एलजेपी पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में है। उसी बात पर मैं आ रहा था कि तमाम लोग दुखित थे कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, और सांसद लोग भी दुखित थे। और तमाम लोगों ने निर्णय लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया और एनडीए का अंग बने। चलिए, डॉक्टर संजय कुमार के पास हम जरा लौटते हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, इस पूरे विश्लेषण के दौरान 43 लोगों के जो नाम है, उसमें क्या क्या चीजों पर नजर रखी गई है, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या चुनावी राज्यों पर विशेष नजर है? जो प्रमुखता से 4 राज्यों पर फोकस है, उसको किस नजरिए से देखा जा रहा है? इसमें महाराष्ट्र भी है, क्योंकि वहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर हो गई। अब जरा यह भी बताइए कि इसके अंदर जातीय समीकरणों का घुन कैसे प्रवेश करता है? देखिए, शपथ ग्रहण के बाद चीज़ें और स्पष्ट होगी, लेकिन हाँ, इतनी बात तो जरूर है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां तो प्रतिनिधित्व दिया ही गया है, जो 43 की सूची जो डिस्प्ले हो रहा है। जी जी। लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट को खास करके तवज्जो दी गई है, ये एक अच्छी शुरुआत है।
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इनको सफलता भी मिली है कि असम में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी कामयाब हो गई, तो ये कहीं ना कहीं से इनको उत्साहित किया है। और तब ये जाकर के मणिपुर हो या जो उसके जो और भी राज्य हैं वहां से इन्होंने 5-5 मंत्री का जो प्रतिनिधित्व देने की बात की है। जी जी। ये एक भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट को भारतीय जनता पार्टी फोकस करना चाह रही है। रह गई ये जो चुनावी जो राज्य हैं या जो हिंदी पट्टी है, इसको अगर कह लें तो बिल्कुल ये सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है कि जातीय समीकरण को हमेशा साधा जाता है, संतुलित रखा जाता है। किसी की नाराजगी हम पर भारी न पड़ जाए और किसी को हम कुछ इतना अधिक न दे दें कि हमारा संतुलन बिगड़ जाए। तो वो तो चीजें होती ही है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं को अगर मंत्रिमंडल से हटाया गया या इस बार उनको इस्तीफा ले लिया गया, उनको जगह नहीं दी गई, तो फिर उनके कंटेम्पररी कौन है या उनके जाति से कौन मंत्री आते हैं जिनको हम इस बार मंत्रिमंडल में जगह देंगे, इसको तो साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये आपका डिस्प्ले जो आ रहा है सूची का, जरा शपथ ग्रहण होने दीजिए, तब फिर हम लोग जातियों पर और क्षेत्र पर विस्तार से और संतुलित तरीके से हम लोग थोड़ा और बेहतर तरीके से विश्लेषण। ठीक है, अश्विनी चौबे के बारे में खबर आ रही है, जरा हम उस पर जाना चाहते हैं कि अभी तक उनका इस्तीफा सामने नहीं आया है। इस खबर को जरा हम देखते हैं। और लिस्ट इस्तीफा उन्होंने दिया, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा। इसके अलावा जो पूरी सूची है उस एक एक का नाम हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट में अश्विनी चौबे का नाम नहीं है, अश्विनी चौबे का नाम नहीं है इस्तीफा देने वालों की लिस्ट में। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए। अमितेश, अश्विनी चौबे का नाम नहीं है उस लिस्ट में, क्या खबर इसके पीछे? देखिए, जो राष्ट्रपति भवन से औपचारिक रूप से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है। जो 11 मंत्रियों के नाम है उसमें बिहार से रविशंकर प्रसाद जो कि कैबिनेट मंत्री थे, कानून मंत्री और उसके अलावा जो दूरसंचार मंत्री, उनका इस्तीफा हुआ है। तो बिहार से एकमात्र नाम है रविशंकर प्रसाद का। इसके अलावा बाकी अगर बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर हैं, सदानंद गौड़ा हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन है, रमेश पोखरियाल निशंक है, संतोष गंगवार हैं, बाबुल सुप्रियो हैं। ऐसे 11 लोग हैं जिनका इस्तीफा हुआ है। तो लगातार हम लोग कह रहे थे पहले से भी कि कामकाज की समीक्षा की जा रही है और निश्चित रूप से बड़ा फेरबदल होने वाला है। चाहे कैबिनेट की बात करें या फिर बाकी राज्य मंत्रियों की बात करें तो निश्चित रूप से काफी फेरबदल हुआ है। और उसी का नतीजा है कि अभी रविशंकर प्रसाद का बिहार से जो बिलोंग करते हैं, बिहार से के कोटे से आते हैं केंद्र में मंत्री, उनका इस्तीफा हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो अश्विनी चौबे को लेकर के चर्चा चल रही थी, हम लोगों ने खबर नहीं चलाई थी, हमने इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन इस तरह की खबरें, इस तरह की अटकलबाजियां जरूर चल रही थी। लेकिन जो औपचारिक तौर से राष्ट्रपति भवन से जो भी डिटेल्स आया है उसके मुताबिक बात क्लियर हो गई है कि अश्विनी चौबे का इस्तीफा नहीं हुआ है। मैंने इस बारे में अश्विनी चौबे के ऑफिस से और उनके घर जाकर भी बात करने की कोशिश की, तो उस वक्त भी हमसे कहा गया कि औपचारिक तौर से उनके इस्तीफे की कोई ऐसी बात नहीं है। जो चीजें चल रही हैं उसको डिनाई किया गया। लेकिन अश्विनी चौबे जो पटना से आ गए थे, शाम में दिल्ली आ गए थे, उसके बाद अपने आवास पहुंचे, अपने सरकारी आवास के बाद अपने दफ्तर भी पहुंचे थे, निर्माण भवन में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहां पहुंचे थे। और उसके बाद उनके दफ्तर से बताया गया कि उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। तो जो एक बात निकलकर अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार से हर किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है, तो रविशंकर प्रसाद का, अश्विनी चौबे का इस्तीफा नहीं हुआ है। इस खबरों पर एक तरह से विराम लग गया है। एक और खबर हम आपसे जानना चाहेंगे भीतर खाने से, अगर आपके पास अगर हो तो, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आ रहा है, इस पर यह पूछा जा रहा है या फिर रविशंकर प्रसाद के नाम को लेकर कि इनके काम को लेकर कहीं कोई आपत्ति नहीं थी, तो फिर ये फेरबदल की लिस्ट में कैसे, इस्तीफों की लिस्ट में शामिल हो गए? देखिए, बिहार से देखा जाए तो 2 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और आरके सिंह का प्रमोशन भी हो रहा है। बिहार में पहले से 2 कैबिनेट मंत्री थे, गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद, और रामविलास पासवान का निधन हो चुका था, इसलिए 3 से 2 कैबिनेट मंत्री रह गए थे, रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह। और 3 कैबिनेट मंत्री आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आरके सिंह का प्रमोशन हो रहा है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। इसके अलावा पशुपति पारस और आरसीपी सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बिहार से देखा जाए तो टोटल अब 4 कैबिनेट मंत्री होंगे रविशंकर प्रसाद को के इस्तीफे के बाद। गिरिराज सिंह पहले से कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी 3 लोगों का शपथ ग्रहण आज हो रहा है। तो तमाम इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए और कामकाज की भी समीक्षा हुई होगी, जातीय समीकरण, तमाम इश्यूज को देखा जाता है, उसके बाद इस तरह के फैसले होते हैं। और निश्चित रूप से पहले भी संकेत दिया गया था कि नए लोगों को मौका मिलेगा, पुराने लोगों को उनके विभागों में तब्दीली होगी, उनका इस्तीफा भी होगा, उनके विभाग भी बदले जा सकते हैं। इस तरह के कयास, इस तरह की कवायद बहुत पहले से ही चल रही थी। तो यही वजह है कि तमाम समीक्षा के बाद ये फैसला हुआ है और बिहार से अब 4 कैबिनेट मंत्री फिलहाल रहेंगे। आरसीपी सिंह। एक सवाल और भी है कि अगर डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री नहीं तो कौन? देखिए, इस तरह के व्यक्ति की चर्चा हो रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि बेहतर तरीके से जो इन्फ्लुएंस कर सके, जो इफिशियंसी जिसकी बेहतर हो,
यानी कोरोना काल में जो काम हुआ उसको लेकर निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, कि गाज हर्षवर्धन पर गिरी है। हर्षवर्धन खुद एक डॉक्टर हैं और जिस तरह से अगर उनका कामकाज देखें तो कोरोना काल को लेकर के हो सकता है कि जो समीक्षा हुई होगी सरकार की तरफ से, सरकार के आला जनता हैं उनकी तरफ से, उस समीक्षा में ये बात निकल करके आई होगी और इसी की वजह है कि आज हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ है। और खासतौर से स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, तभी हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ है। और किसी नए व्यक्ति का नाम अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम होगा जो कि ज्यादा प्रभावी ढंग से अभी काम कर सके और ज्यादा एफिशिएंसी जिसके अंदर हो। ये बातें कही जा रही हैं, इस तरह की अटकलबाजियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर इस वक्त अमितेश हमें बता पा रहे थे कि अभी किसे कौन सा पद मिलेगा इस बारे में अभी कोई सुगबुगाहट नहीं, लेकिन इतना तय है कि अश्विनी कुमार चौबे का नाम इस्तीफों के लिस्ट में नहीं है। कैबिनेट विस्तार से पहले इस्तीफों की लिस्ट में किनके नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, जो आप देख पा रहे हैं। और ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट से अब तक कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। इसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर हर्षवर्धन का है, स्वास्थ्य मंत्री। और चलिए, शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने ही वाला है, क्योंकि मात्र 11 मिनट, 10 से 11 मिनट का वक्त रह चुका है। और ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद हैं आप देख पा रहे हैं, और छोटी सी स्क्रीन में बड़े नेताओं के चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। और पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी, 6 बजे का निर्धारित वक्त, कैबिनेट विस्तार, 43 चेहरे, जिसमें कईयों का प्रमोशन, कई नई चेहरे। तो ये सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, आरसीपी भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। संख्या है तो ये अधिक से अधिक संख्या में मंत्री शामिल किए जा सकते हैं केंद्रीय तो मंत्रिमंडल आरसीपी में। सिंह और पशुपति पारस के नाम को लेकर जो बातें चल रही थी वो बिल्कुल अब क्लियर हैं। और ये पूरा नरेंद्र मोदी कैबिनेट जो है इस वक्त मौजूद है। ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, सभी दरबार हॉल में उपस्थित, श्री प्रकाश जावड़ेकर। कुछ ही समय के पश्चात विशिष्ट अतिथिगणों के आगमन का जो सिलसिला है वो पूर्णता को प्राप्त करेगा और नई जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रियों को, जिनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, राज्य स्तर के मंत्री हैं, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। Article 75(1)(a) was actually inserted through 91st Amendment of the Constitution, which came into effect in 2004. And according to Article 75(1)(a) of the Constitution, total number of ministers, including the Prime Minister and the Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People, that is Lok Sabha. So currently the maximum membership of Lok Sabha can be 543, and according to that calculation, maximum number of ministers in the Union Council can be 81. Keeping in view the recent resignations and vacancies caused due to various reasons, this expansion cum reshuffle is taking place today at the Darbar Hall of Rashtrapati Bhavan. केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री रविशंकर प्रसाद, जिनका आगमन हो चुका है दरबार हॉल में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री धर्मेंद्र प्रधान, वरिष्ठ अधिकारीगण सभी दरबार हॉल में उपस्थित। मंत्रिमंडल के वे सदस्यगण जिन्हें आज शपथ दिलाई जाने वाली है उनमें श्री नारायण राणे, श्री सर्वानंद सोनोवाल, यानी कुछ ऐसे भी मंत्री शामिल होंगे मंत्रिमंडल में जो कि पहले अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ अन्य जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। श्री किरेन रिजिजू,